नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है गोचर ही है। सूर्य की मीन संक्रांति हो चुकी है। सूर्य मीन राशि से गोचर कर रहा है। कायदे से 15 तारीख को हमको बनाना था या उससे पहले बनाना था, हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज ये जो है उत्तर भाद्रपद में प्रवेश किया है सूर्य, और उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में इसके गोचर की हम आज चर्चा करेंगे। सूर्य के बारे में तो बेसिक आप जानते हैं, ग्रह मंडल का राजा ग्रह है और ये मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है, और अभी मेष राशि में जाने वाला है। ये रेवती उत्तर भाद्रपद और रेवती के गोचर के बाद जो 14 तारीख को खत्म होगा, 14 अप्रैल को, उसके बाद ये मेष राशि में जाएगा। तो ये अपने उच्चतम बिंदु की ओर अग्रसर है। तो सूर्य का ये गोचर कुछ मामले में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, जो खासकर मार्च में, जब हमने मार्च के अपने वीडियो में आपसे चर्चा में बताया था कि इस महीने जो गोचर हो रहा है, 7 परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के मामले में। यदि देखें, बड़े परिवर्तन हुए हैं। राहु केतु का बदलाव हुआ है, बुध मीन से रेट्रो करता हुआ कुंभ राशि में चला गया है और वो लंबा उसका वक्री गोचर है। 29 तारीख को खत्म होगा मार्च में। फिर 29 को ही गुरु है जो अपनी धनु राशि में प्रवेश करेगा, मूल नक्षत्र में जाएगा। राहु केतु चेंज हुए। फिर 22 तारीख को मंगल और शुक्र दोनों बदल रहे हैं। इस तरह की जो एक महीने में इतने जब परिवर्तन होते हैं तो स्वाभाविक है, ग्रहमंडल में, राष्ट्रमंडल में जब इतने बदलाव हुए हैं तो उसका प्रभाव, अच्छा बुरा प्रभाव देखा जाएगा। अब ये है कि जातक कुंडली में जिसकी कुंडली मजबूत है, उन कुंडलियों में और शुभ प्रभाव दिखा रहा है तो शुभ प्रभाव दिखेंगे। यदि कुंडली में नकारात्मक स्थिति है, दशा भुक्ति नकारात्मक संकेत कर रहे हैं, तो नकारात्मक घटनाएं होंगी। लेकिन जो भी घटनाएं होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, वो प्रभावी घटनाएं होंगी। और सूर्य का ये गोचर भी उस ओर इशारा कर रहा है। मीन राशि में आया है और मीन राशि का अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं। और गुरु चूंकि अंतिम अंश में चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, जिसको लोग अभुक्ति गंडांत पॉइंट्स बोलते हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं गुरु की शक्ति कमज़ोर हो गई है। और सूर्य चूँकि गुरु की राशि से गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से डिस्पोजिटरशिप गुरु होने के कारण सूर्य भी का ये गोचर कमज़ोर हो गया है। और वैसे भी मीन राशि में सूर्य का जो गोचर होता है, अपनी राशि सिंह से 8वीं राशि में होता है, और इसलिए भी ये बहुत उत्तम भौतिक सफलताओं के मामले में नहीं कहा जाता है। कहा जाता है मीन चूँकि राशि चक्र में अंतिम राशि है तो सामान्य कार्य व्यवहार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आध्यात्मिक ड्यूटीफुल होने के लिए ज़्यादा अच्छा है ये गोचर। और उस तरह से देखें तो आप कह सकते हैं कि ये कमज़ोर गोचर है सूर्य का, और इसमें हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौरान यदि हम अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचानते हैं और बाह्य यात्रा की जगह अंतर यात्रा करते हैं, माने अपने जीवन में कुछ अपने जीवन का कुछ ऑडिट करते हैं। यदि हम साल भर के संदर्भ में लें तो पिछले साल की घटनाओं को हम याद करें, हम सोचें कि कहाँ हम सही थे और कहाँ गलत थे। यदि हम इस ऑडिट को करते हैं और फिर आगे की रणनीति बनाएं, क्योंकि मेष में जब आएगा सूर्य
तो वो एक नए दिशा की ओर संकेत करेगा। राशि मंडल में फिर से उसकी यात्रा पुनः शुरू होगी। तो उस संदर्भ में देखें तो ये अंतिम पड़ाव है यात्रा का इसका। तो यहाँ पर अपने को ऑडिट करना चाहिए अपने व्यक्तित्व का, और यदि हम ऑडिट करके चलें तो हमारे लिए बेहतर होगा। पूर्व भाद्रपद से गोचर कर चुका है, क्योंकि एक पाद ही होता है, एक नवांश का हिस्सा ही मिलता है मीन राशि में पूर्व भाद्रपद। तो वो आज खत्म हो गया। आज 18 तारीख को सूर्य जो है उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर लिया है। उत्तर भाद्रपद जो है नक्षत्र यदि देखें तो ऊर्ध्वगामी नक्षत्र है, स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है और पित्त स्वभाव का नक्षत्र है प्रकृति का ये, और तामसी नक्षत्र है। तो आप देखिए ऊर्ध्वगामी होना किसी भी नक्षत्र का बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर की ओर यात्रा होती है जीवन में। आपने अपने आंतरिक चीज़ों को पहचानते हैं कहीं ना कहीं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। स्थिर होना भी ग्रह का पॉजिटिव संकेत है। पित्त प्रकृति 3 प्रकृति होती है, उसमें से पित्त वात पित्त कफ। तो पित्त प्रकृति भी लीडरशिप और कर्म करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो तामसी होता है, ये नक्षत्र को तामसी रखा गया है, तो ये एक थोड़ा सा नकारात्मक पहलू है। और उत्तर भाद्रपद शनि दशा कर्म में शनि को इसका स्वामित्व दिया गया है। उस तरह से देखें तो शनि का सबसे उत्तम नक्षत्र बताया गया है। शनि की वजह से सभी नक्षत्र जो हैं उत्तम प्रकृति के हैं। आप अनुराधा को ले लें या पहले नक्षत्र को ले लें उसके, तो सब पुष्य को ले लें तो सभी को अच्छा बताया गया है। और उसमें से ये अच्छा है, खासकर हमारी जो यात्रा है अंतर यात्रा के लिए बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, ब्यूटीफुल होने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है इसमें, और हमको थोड़ा सा चेक करना चाहिए उस मामले में। इसके जो देव हैं, और देव से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके देव जो है अहिर्बुधन उसको कहा गया है। अहिर्बुधन जो है पाताल में रहते हैं, कुछ लोग गहरे समुद्र में उनको मानते हैं, और ये नाग है और ये साधना में लिप्त है। ऐसे नाग हैं जो साधना में लिप्त है। तो इससे आप समझिए कि जब भी कोई ग्रह यहाँ से आएगा उत्तर भाद्रपद में, तो वो इशारा करता है कि हमें साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और भौतिक जगत से थोड़ा सा ऊपर उठकर हमको सोचना चाहिए। और ये इसको कुछ लोग शेषनाग से जोड़ते हैं। अहिर्बुधन को शेषनाग, जिन पर कहा जाता है अपने यहाँ की धरती जिनके सिर पर टिकी हुई है। तो ये चीज़ें ये है। तो इससे आप इस सिंबल से आप लगा सकते हैं। तो सूर्य की जो ये जब इसमें होगा, तो जो लोग भी इस दिशा में अग्रसर होंगे, जो अध्यात्म के प्रति थोड़े से झुके हों या अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा सजग रहते हों, जीवन में हमारे जो मूलभूत हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें हम जो अच्छे वृत्ति है, उच्चतम वृत्तियों की तरफ जो लोग झुके होंगे, उनके लिए यात्रा बहुत शुभ है। जबकि जो लोग अभी भी केवल भौतिकवादी चीज़ों पर जिनका ध्यान होगा, उनके लिए ट्रबलसम हो सकता है, दिक्कत का कारण हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। जब इस 1 अप्रैल को ये रेवती नक्षत्र में जाएगा। रेवती नक्षत्र जो है मधुर और कफ प्रकृति का सात्विक नक्षत्र है। बुध के जितने भी नक्षत्र हैं जो दशाक्रम में दिए गए हैं, उसमें सबसे उत्तम प्रकृति का रेवती नक्षत्र माना गया है। और सूर्य का यहाँ से गोचर कई मामलों में बहुत शुभ रख सकते हैं। अब ये अभी की ग्रहीय स्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसके कारण कुछ लोगों को जो भौतिक चीज़ों में उलझे हैं, जो अभी तक मेटाफिजिक्स इस भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर देखने की जिसने चेष्टा नहीं की है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उन्हें इस गोचर में कुछ ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ सकती है जो उनके स्वभाव के विपरीत हो। इस मामले में
यदि आध्यात्मिक उत्थान की ओर लगे हैं या वो परोपकार में लगे हुए हैं लोगों के, तो निश्चित रूप से ये गोचर उनके लिए उत्तम होगा, आध्यात्मिक उत्थान। वैसे भी मीन राशि अंतिम राशि है जैसे मैंने कहा, और ये दोनों नक्षत्र भी उस ओर इशारा कर रहे हैं। जब ये मीन राशि में आया था उस समय बुध वक्री गति से कुछ देर के लिए साथ था, और उसके कारण कहीं ना कहीं बुध की जो कुछ देर की युति थी सूर्य के साथ मीन में, उसके बाद वो कुंभ में चला गया, तो उसके कारण उसका प्रभाव देखें तो वात पित्त कफ का इस समय प्रभाव रहेगा दुनिया में। और जिन लोगों को खासकर जैसे तुला लग्न वाले लोग हैं या राशि वाले लोग हैं, उनको तीनों तरह की दिक्कतें होती हैं। जिन राशियों में लग्न में जिनके स्वभाव में यदि वात पित्त कफ तीनों का प्रभाव होगा तो उनको इस पीरियड में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और मौसम में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, देखिए मार्च खत्म होने वाला है, मिड मार्च हम लोग क्रॉस कर गए हैं, अभी भी अचानक ठंड बढ़ जाता है, तो ये सब मौसमी जो चीज़ें हैं, तो इसके कारण मौसमी बीमारियां ये संकेत करता है। तो इस बात का इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, जीवन शैली पर नियंत्रण रखें। अब हम मित्रों राशिवार जानेंगे कि नक्षत्रों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब ये सूर्य का गोचर होगा उसका क्या प्रभाव होगा। तो 18 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में सूर्य उत्तर भाद्रपद में होगा, और इस दौरान ये मेष के यदि पिता हैं, मेष के जातक के पिता हैं, तो उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। और ये जो पीरियड है वो धन हानि और अधिक खर्च का है, तो इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप इस पीरियड में अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्च पर भी कंट्रोल करें, अन्यथा आप जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ सकता है। इस पीरियड में जो लोग सरकारी काम से जुड़े हैं उनको रुकावट आ सकती है, या अचानक आपको सरकारी काम करने पर जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। वैसे भी बुध का रेट्रोग्रेशन भी इस ओर इशारा कर रहा है, तो इन कारणों से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगा। पेशेंस रखिए, अभी सभी लोगों को धैर्य रखना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि ऑडिट करना चाहिए और इस समय को आगे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में रेवती नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। ये जो है इस समय जातक की पराक्रम में कमी होगी, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, जातक की मेष के जातकों की पेट खराब हो सकता है, या उनके दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उनके काम करने में फर्क पड़ेगा, और हो सकता है कि अपने मित्र ही दुश्मन के रूप में उनके सामने आए, तो इसका जिसके कारण कुछ अनावश्यक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये दोनों जो गोचर है उत्तर भाद्रपद और रेवती दोनों बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है मेष के जातकों के लिए। उपाय मैं कहूँगा कि मेष के जातक जो है प्रतिदिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले उठें, दरवाजे खिड़की खोल दें अपने घर के, और सूर्य की रोशनी का स्वागत करें, आने दें अपने घरों में, कम से कम घंटा 2 घंटा ओपन रखें सूर्योदय के समय से लेकर, और उस समय यदि सूर्य भगवान को जल दें, स्नान करके दे दें तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर 5-10 मिनट उनको ध्यान कर लें, डायरेक्ट सूरज भगवान को ध्यान कर लें, ओम सूर्याय नमः के नाम, ओम आदित्याय नमः के जाप से, तो अच्छा हो सकता है। या गायत्री मंत्र से हवन कर लें, इस सब चीज़ों से सूर्य इनके लिए अनुकूल हो सकता है। अब वृषभ राशि की बात करते हैं मित्रों। वृषभ राशि के लिए जो 18 से जो गोचर होगा 1 मार्च तक का उत्तर भाद्रपद में, इस दौर में इनके लिए अनुकूल समय है, वृषभ के जातकों के लिए अनुकूल समय है, इनको हर तरह के काम में सफलता मिल सकती है। लेकिन जब 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में रेवती में जब सूर्य जाएगा, तो इनको इस दौर में भी इनको सफलता दिख रही है, कृति सुख समृद्धि मिल सकता है। खासकर संतान के मामले में वृषभ के जातकों को संतान के मामले में सुख मिल सकता है, कुछ अच्छी खबर आ सकती है।
और इनके पढ़ने लिखने के लिए भी अच्छा उत्तम समय है, यानी इनके कामकाज के लिए भी अच्छा समय है और पढ़ने लिखने के लिए भी, जो लोग पढ़ने लिखने में लगे हैं, स्वयं स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, और जो लोग जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और कुछ उनके बच्चे के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। जिन लोगों को यदि दिक्कत लगे ऐसे भी कर सकते हैं अपने और बेहतर करने के लिए। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का ध्यान करें या लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके ये आराधना करें तो ये उत्तम हो सकता है उनके लिए। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन के लिए उत्तर भाद्र नक्षत्र में जब गोचर होगा सूर्य का, तो मिथुन के जातकों को ऑफिस में काम का रिवार्ड मिल सकता है, कुछ लोगों की पदोन्नति हो सकती है, हो सकता है किसी को नया अवसर मिले, और ये माने ये जो समय है मिथुन के जातकों के लिए, जिनके शुभ कर्म होंगे, इसमें हमेशा याद रखिए कुंडली में शुभ कर्म दिख रहे हैं वो आपकी दशा और भुक्ति से आसानी से देखी जा सकती है। यदि अनुकूल है तो निश्चित रूप से रिजल्ट होंगे, और पिता से भी उनको इस पीरियड में कुछ सहयोग होगा, और स्टेट माने राज्य से या जहां काम करते हैं वहां से इनको लाभ दिख रहा है। जब रेवती नक्षत्र में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में होगा सूर्य, तब ये इनके लिए, मिथुन के जातकों के लिए वाहन और पद की प्राप्ति हो सकती है। इस समय इनकी लीडरशिप उभर सकता है इस समय, और यश सम्मान मिल सकता है। मित्रों, ये जो हम सारा जो कह रहे हैं हमेशा याद रखिएगा, यदि दशा भुक्ति यदि इस बात की गवाही दे रही है तो गोचर प्रायः बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन यदि कुंडली में स्थितियां हैं, नक्षत्र से ये चीज़ें दिख रही हैं, तो हमने ये आपको बताया। और इनके लिए उपाय के लिए कहेंगे कि मिथुन के जातकों को ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए, ये बहुत उत्तम होगा इनके लिए। कर्क राशि के जातकों की अब बात करें, कर्क राशि के जातकों के लिए जब 18 से 1 अप्रैल के बीच में उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा, तो जिन कुंडलियों में शनि कमजोर होगा उनके व्यवसाय में निश्चित रूप से हानि होगी। ओवरऑल ये व्यवसाय में हानि दिखा रहा है। हमने अपनी तरफ से आपको कहा कि व्यवसाय में हानि तब तक नहीं होगी जब तक कुंडली में जब शनि खराब होता है, तभी जाकर व्यवसाय में हानि होती है। बुध और शनि, बुध पैसे से जुड़ा हुआ मामला है और शनि कंटिन्यूटी का मामला है। तो शनि, लेकिन हमने देखा है कि जब कुंडली में शनि खराब होता है तभी जाकर स्थिति होती है, तो व्यवसाय में हानि हो सकती है उन लोगों की जिनकी कुंडलियों में शनि अच्छा होगा। तो स्वाभाविक है, लाभ नहीं दिख रहा है, हानि का समय दिख रहा है। और कुछ लोगों को अपने जीवन साथी के साथ कलह हो सकता है, या हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नस से संबंधित कुछ रोग उभर सकता है इस पीरियड में, तो इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए। जब रेवती नक्षत्र में 1 से 14 अप्रैल के बीच में सूर्य का गोचर होगा, तो कर्क राशि के जातकों के लिए, लग्न और राशि के जातकों के लिए, हम लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहे हैं। प्राइमरली हम लग्न से देखते हैं, फिर राशि से देखते हैं, तो उनको के लिए बता रहे हैं कि जब सूरज होगा तो बाहर से लाभ दिख रहा है। बाहर से मतलब दूर देश से हो सकता है, या किसी बड़े शहर में यदि आप रहते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर, जैसे दिल्ली बम्बे जैसे शहरों से आपको लाभ हो सकता है। वहाँ से कुछ कनेक्शन कुछ होगा और उसके कारण आपको लाभ हो सकता है। हालांकि सूर्य की खराब स्थिति होने के जिनकी कुंडलियों में होगा, तो उनको अपने मित्रों के साथ विवाद की स्थिति भी बन रही है, तो आप ये ध्यान रखें। और ये वाणी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है कर्क के लिए, तो उपाय के रूप में मैं कहूँगा कि माँ सरस्वती का जाप करें। ओम सरस्वत्वाय नमः मिनिमम करें, ओम शारदाय नमः या ओम सरस्वत्वाय नमः का पाठ करें, जाप करें जब भी फुर्सत हो, सुबह शाम कर लें तो बहुत अच्छा है। तो ये इनके लिए उत्तम होगा। अब सिंह राशि के जातकों के लिए हम बात करें, जैसा हमने पहले कहा, सिंह राशि के जातकों के लिए ये बहुत उत्तम गोचर नहीं है, क्योंकि ये जो गोचर होगा, लग्नेश सूर्य जो है अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, तो स्वाभाविक है अष्टमेश गोचर होने के कारण सूर्य जब अष्टम में होता है, तो स्पेशली आप ध्यान रखिए, बुध और सूर्य जब अष्टम में होते हैं, उन सब लोगों के लिए उनको सरकार से माने
द्वंद्व दिखाता है। और इसलिए देखिएगा खासकर व्यापारियों के यहाँ इसी दौर में छापा मारा जाता है टैक्स का या दूसरी चीज़ों का। तो सरकार से कलह होता है, माने प्राधिकार से कष्ट का समय होता है। तो ये दिख रहा है राशि से। और नक्षत्र से हम देखें कि जब 1 अप्रैल तक सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे। और दुश्मन जब सक्रिय हो जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि छापे वाली स्थिति हो सकती है या धन हानि की स्थिति बनेगी, मैंने ये दिख रहा है, या राज से किसी अचानक मैंने संकट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और इस समय घरेलू सुख में भी कमी रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य का गोचर मैंने घर में भी कलह बता रहा है और राज्य से तो निश्चित रूप से दिख रहा है। जब रेवती नक्षत्र में होगा 14 अप्रैल तक, 1 से 14 अप्रैल के बीच में, तो कुटुंब में कलह दिख रहा है। उसके पीछे आपके वाणी का दोष सबसे महत्वपूर्ण है और इसके कारण आपको धनहानि हो सकती है। और जहां आप काम करते हैं, जैसे जो जॉब में लोग हैं, तो ऑफिस में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी छोटी सी बात विषाद का कारण हो सकती है। तो आपको इस समय बहुत वाणी पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और सूर्य की राशि है तो हम उपाय के रूप में बताएंगे कि आपको सुबह सुबह उठना चाहिए। जैसे हमने पहले कहा, मेष राशि के लिए आपको सुबह उठकर खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, सूर्य भगवान का स्वागत करना चाहिए और संभव हो तो स्नान करके ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का जाप करें। और ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं कहूँगा कि रामचरितमानस का पाठ भी करें। राम को किसी रूप में आप याद करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के रूप में याद कर सकते हैं, रामचरितमानस को का लगातार पाठ कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं कष्ट आपका दूर होगा। अब मित्रों, कन्या की बात करते हैं। कन्या के जातकों के लिए जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर होगा सूर्य का, वो ये भी बहुत शुभ नहीं दिख रहा है। कारण कि राशि से देखें तो व्यय होता है, व्यय सप्तम भाव में है, व्यापार भाव में गोचर कर रहा है, तो ये व्यापार में नुकसान करेगा। 12वें भाव का स्वामी वो जा रहा है 7वें भाव से, तो व्यापार भाव होता है 7वां, तो उसके कारण आपको व्यवसाय में कष्ट हो सकता है। व्यवसायियों को, कन्या के व्यवसायियों को भी ये दिक्कत दिख रहा है और प्रतिस्पर्धा होगी, उसके कारण मैंने हानि होगी। संतान और स्त्री दोनों को, मैंने स्त्री या जीवन साथी कह लें, स्त्रियों के लिए पुरुष कह लें, तो उनके साथ उनके शारीरिक कष्ट की स्थिति बन रही है। तो ध्यान रखें, यदि कुंडली में दशा भुक्ति उस जो इशारा कर रहा है तो इस तरह की घटना हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जब रेवती नक्षत्र में ये गोचर होगा 1 से 14 के बीच में, तो ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण कुछ लोगों को कष्ट होगा, तो दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी और ये दिक्कत दिख रहा है। और राज्य से भी कुछ लोगों को दिक्कत दिख रहा है। राज्य से मतलब ये कि जो स्टेट आप कुछ ऐसा काम किए होंगे या कर रहे होंगे, तो उसके कारण तो इस समय आप बहुत सतर्क रहें, या प्राधिकार से किसी भी तरह से आपका टसल हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इनके लिए वो उपाय के रूप में सूर्य की आराधना करें और ज़रूरतमंद बहन बेटी को मदद करें। ये मैं कहूँगा इस कन्या के जातकों के लिए ये उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए हम कहें, लाभेश होता है और ये 6ठे भाव में आया है। सूर्य का गोचर 6ठे भाव में अच्छा माना गया और लाभेश का गोचर है, लेकिन कई मामलों में ये विपरीत असर भी देता है और कई मामले में बहुत अच्छा होता है। ऐसे सूर्य का अच्छा 6th हाउस में गोचर चंद्र से बहुत अच्छा माना गया है और लग्न से कभी कभी ट्रबल देता है देखने पर। तो जब 18 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में उत्तर भाद्रपद में ये गोचर होगा सूर्य का, तो प्राय लोगों के लिए संतान और शिक्षा के मामले में ये सुख दिखा रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। लेकिन रेवती नक्षत्र में जब ये गोचर होगा 1 से 14 अप्रैल के बीच में, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। उस समय लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखें। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये है कि इस दौर में लोगों की धार्मिक यात्राएं हो सकता है, या लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, या कुछ लोगों को
अचानक आध्यात्मिक मनोवृत्ति पैदा होगी, रुचि होगी, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन पैसे खर्च होने का योग बना हुआ है, तो ये खर्च में आप ध्यान रखें। और तुला के जातकों के लिए गायत्री मंत्र से सुबह हवन करना चाहिए इस महीने में। और हमने पहले कहा, वो जिन लोगों को, जिन जातकों को दिक्कत हो, सुबह सुबह उठें और खिड़की दरवाज़ा खोलें, धूप का स्वागत करें, तो ये अच्छा रहेगा। और फिर गायत्री मंत्र के साथ हवन करते हैं तो ये बहुत उत्तम होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में दशमेश होता है सूर्य, और पंचम भाव में आया हुआ है। तो पंचम भाव का गोचर जो है ओवरऑल अच्छा होता है। चंद्र से तो अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन लग्न से अच्छा दिखता है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें आप कह सकते हैं, अभी क्या है, सूर्य जो है उससे 5वें राहु का गोचर हो रहा है, और सूर्य जहाँ है वहाँ से सूर्य से 10वें स्थान में शनि का गोचर हो रहा था। केंद्र संबंध शनि के साथ बना हुआ है, और राहु 5वें स्थान में है। तो शनि और राहु के, हालांकि 9वें स्थान में जुपिटर है, लेकिन जुपिटर कमज़ोर है, तो शनि और राहु के प्रभाव बढ़े हुए हैं। तो इसके कारण इस समय में, जब 18 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में ये गोचर होकर उत्तर भाद्रपद में, तो कुछ लोगों के पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, और स्वयं किसी न किसी कारण से उनके पराक्रम में कमी आ सकती है, या जो काम कर रहे हैं उसमें जैसा वो चाहते हैं वैसी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा कि गुरु भी कमज़ोर है, डिफंक्ट है अंतिम अंश में होने के कारण, और शनि और राहु का भी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है सूर्य के साथ, वो भी बहुत फेवरेबल नहीं है। रेवती नक्षत्र में जब ये होगा तो ये भी निगेटिव दिखा रहा है। गलत निर्णय कुछ आप करेंगे, उससे आपको अपने ऑफिस में जहाँ भी, या आप व्यापार करते हैं तो वहाँ हानि के योग दिख रहे हैं, या शारीरिक कष्ट दिख रहे हैं। वृश्चिक, लेकिन यहाँ मैं कहता चलूँ कि वृश्चिक राशि में सूर्य 10वें का स्वामी होने के कारण प्रायः कमजोर सूर्य भी फायदा देता है, और 5वें का गोचर अच्छा है। लेकिन अभी की परिस्थितियाँ गड़बड़ है। लेकिन कुंडली में दशा भुक्ति सहायक हो और चीज़ें अच्छी हो तो निश्चित रूप से वृश्चिक के जातकों के लिए अच्छा गोचर हो सकता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो उनके मामले में अच्छा होगा। और उपाय के रूप में कहूँगा कि आदित्य हृदयम का पाठ करें आप रेगुलर, और हवन करें, तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे होंगे वृश्चिक के जातकों के लिए। मित्रों, अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। धनु में भाग्येश सूर्य होता है, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ का सूर्य का गोचर कई मामलों में अच्छा नहीं होता है, चंद्र से तो नहीं अच्छा होता है, और लग्न से भी देखें तो कई बार यदि अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं तो अच्छी नहीं गोचर देखा गया है प्राय। जब ये जब वहाँ उत्तर भाद्रपद में ये गोचर होगा तो भूमि संबंधी विवाद दे सकता है, या माता के साथ विवाद हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, माता के साथ विवाद करने से हमेशा बचें, या माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। कुछ कुंडलियों में पिता के मामले में भी ये चीज़ें दिख सकती है, तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और विवाद किसी भी तरह से नहीं करें। और इस पीरियड में जमीन के मामले में नहीं उलझे, ये विवाद का समय दिख रहा है। और कुछ लोगों को स्वयं पेट और दर्द हो सकता है, या बुखार वगैरह हो सकता है। मौसमी चीज़ें का असर होगा तो उसमें बुखार हो सकता है। तो विवाद से तो हमेशा बचें इस मामले में, चूँकि अंतर्विरोध दिख रहा है ये स्थिति। जब 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में रेवती नक्षत्र का ये गोचर होगा तो ये सूर्य जो है दाम्पत्य सुख में कमी दे सकता है। सुख भाव है, और आजकल परिवार 2 लोगों का हो गया है, या बच्चे तक सीमित हो गया है। तो आप देखेंगे कि चौथे भाव में कई बार मां नहीं होती है तो पत्नी पर वो चीज़ें दिखती है, तो दाम्पत्य सुख में कमी दिख रहा है। हालांकि चौथे से दृष्टि होने के कारण 10वें पर
कुछ सफलता कार्य क्षेत्र में दिख रहा है। और यदि कुंडली में अच्छी स्थिति है तो फायदा ये दिखेगा, अदरवाइज कोई बहुत फायदेमंद समय नहीं है। और विवाद से तो रेवती नक्षत्र के भी जो 1 से 14 अप्रैल के बीच में है उसमें भी आपको बचने की जरूरत है। और आपको भी हवन करना चाहिए सूर्य के इस गोचर के समय। 1 महीने नहीं, अब तो कहेंगे 26-27 दिन आप गोचर करें, सूर्योदय के पहले उठें, दरवाजा खिड़की खोल लें। अग्नि तत्व राशि वाले सब लोगों को हवन करना चाहिए, निश्चित रूप से अग्नि तत्व वाले लोगों को हवन बहुत फायदेमंद है। और कुंडली की स्थिति और भी लग्न राशि वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है हवन। मैं कहूँगा कि अग्नि तत्व वाले लोगों को जरूर, अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं मेष, सिंह और धनु। तो धनु के लिए, और धनु के लिए 7.5 का भी समय चल रहा है और सारी चीज़ें अभी धनु में हो रही है। धनु के ही प्रीव्यू में सारी चीज़ें हो गई। यहाँ शनि केतु बैठ गए हैं और आने वाले समय में कई चीज़ें दिक्कतें दिख रही हैं धनु राशि में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। तो धनु के जातकों को सबसे ज़्यादा, और हम तो ये कहेंगे कि अगले 4-5 महीने तक ये हवन करें। यदि दिक्कत हो तो, दिक्कत नहीं है और हवन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आम की लकड़ियाँ इकट्ठे कीजिए और कपूर के साथ घी, गाय के घी कपूर के साथ अग्नि चलाइए किसी पॉट में या बनाकर, और आम की लकड़ियाँ 5-7 टुकड़े के साथ शुरू कीजिए। और यदि ज़्यादा है तो कुछ हवन सामग्री लेकर कर लें, और नहीं तो कम से कम आम की लकड़ियों से करें, तो ये आपको कई दिक्कतें आपको दूर करेगा। मित्रों, अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि में के जातकों के लिए जो है, ये सूर्य जो है अस्तमिष्ट होता है और तृतीय भाव में जा रहा है। तो मेल्फिक स्थान का स्वामी मेल्फिक जगह से जा रहा है, तो उस हिसाब से और सूर्य की तीसरी मेल्फिक अच्छा गोचर होता है। तो आप एक लेवल में कहें तो अच्छा दिख रहा है चंद्र से, लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें ये कुछ लोगों को फायदा देगा, कुछ लोगों को हानि करेगा। जब 1 अप्रैल तक उत्तर भाद्रपद में ये गोचर होगा तो आकस्मिक रूप से कुछ लोगों को धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहु शनि जिन लोगों की कुंडलियों में मजबूत होगा, शनि इनका लग्नेश है, तो शनि के प्रभाव से इनको फायदा हो सकता है। और कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकता है, इसलिए कि 8वां भाव है, 8वां भाव पैतृक संपत्ति को दिखाता है। कुछ लोगों को इंश्योरेंस के मामले में कुछ फायदे हो सकते हैं, या पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह में आपने कुछ लगाया है, उससे कुछ चीज़ें इस समय मिल सकती हैं, या आपका कुछ शेयर मार्केट में खासकर इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे भी कुछ चीज़ें आपको आ सकती है। 8वें भाव से सब कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो पैतृक और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में जब रेवती नक्षत्र में ये गोचर होगा तो कुछ लोगों को धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और ये भी इनके लिए पीरियड सफलतादायक हो सकता है। लेकिन हम यहाँ कहते चलें, जिन कुंडलियों में शनि कमज़ोर है या सूर्य भी कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर तो ठीक है, लेकिन शनि कमज़ोर है, तो ये रिजल्ट बदल सकते हैं। जो रिजल्ट हमने बताया है वो रिजल्ट बदल जाएंगे। इसलिए दशा भुक्ति जरूर देखें, दशा भुक्ति के बाद ही और अपने ग्रहों की स्थितियों को देखकर रिजल्ट उसी पर मिलेगा। आप ये नहीं माने कि हमेशा सभी लोगों को फायदा होगा या सबको नुकसान होगा। उपाय के रूप में ओम भगवते वासुदेव नमः का जाप करना चाहिए। दूसरी चीज़ है पीपल की सेवा कर सकते हैं, पीपल को या शाम में आप धूप दिया दिखाएं इस 1 महीने, तो बहुत आपके लिए उत्तम रहेगा। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में सप्तमेश है, कुटुंब भाव में गोचर कर रहा है, दूसरे भाव में गोचर कर रहा है ये, तो ये वाणी की कठोरता देगा। दूसरा भाव वाणी से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वाणी पर कंट्रोल रखें इस समय। उसके बाद यदि हम देखें उत्तर भाद्रपद में, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो गोचर होगा आज से जो 1 मार्च तक, इसमें लंबी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ये यात्रा जो है बहुत सुखद यात्रा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ा दिख रही है और खर्च भी दिख रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा अनुकूल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लंबी यात्राएं हो सकती हैं कुछ लोगों की। 1 से 14 अप्रैल के बीच में जब रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा सूर्य, तो इस समय
आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री जातक को दिक्कतें दिख रही है। और इस पीरियड में कुंभ के जातकों को संतान से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और सेहत भी अच्छी नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप देखें। और उपाय के रूप में हम कहेंगे कि सुंदर कांड का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुंदर कांड का पाठ करें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। अब हम अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि में जो है सूर्य षष्ठेश होता है और ये लग्न से राशि से गोचर कर रहा है, इसलिए ये कई मामले में अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है और कुछ मामले में खराब, क्योंकि खासकर 6th हाउस क्या होता है, दुश्मन का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, रोग रिपु, तो प्रायः इसमें पॉजिटिव दिख रहे हैं चीज़ें राशि से देखें तो। लेकिन कुंडली में स्थिति जो होगी उस पर सारी चीज़ें निकलेंगी। ये जब ये होगा 1 अप्रैल तक, जो उत्तर भाद्रपद में जब सूर्य का गोचर होगा तो अधीनस्थों के माध्यम से व्यवसाय में हानि दे सकता है। मीन के राशि के जातकों के लिए आने वाला जो गोचर है कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा नहीं, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इसकी शुरुआत इस समय से हो सकती है। सूर्य के इस गोचर में खासकर उत्तर भाद्रपद में हो सकती है। अब जिसकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो उनके साथ वैसी कुछ नहीं होंगी, लेकिन कुंडली जिसकी खराब होगी और दशा भुक्ति से वो चीज़ें दिख रही होंगी तो नुकसान हो सकता है। तो और व्यवसाय में जो लोग कर रहे हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ काम करना चाहिए। यात्रा भी इस समय जिनकी होगी वो भी शारीरिक रूप से कष्टदायक लग रहा है, इसमें धन की भी हानि हो सकती है। 14 अप्रैल तक जो सूर्य का जो गोचर होगा रेवती में, उसमें भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर पेट का स्पेशली ध्यान रखें। इस पीरियड में इनके जीवन साथी को भी कुछ शारीरिक कष्ट दिख रहा है, तो इसका भी ध्यान रखें। और भूमि वाहन मामले में विवाद हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी मामले में विवाद में नहीं पड़े। तो मित्रों, और उपाय के रूप में हम कहेंगे कि सुबह उठकर सूर्य को जल दें और कम से कम आधे घंटे सूर्य की रोशनी का आनंद लें। उस समय यदि ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का पाठ कर सकते हैं तो करें। तो मित्रों, ये सूर्य के जो 2 नक्षत्र हैं, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जो गोचर होगा मीन राशि में, उसके बारे में एक जनरल हमने आपको एक गोचर का रिजल्ट बताया। लेकिन हमने आपको बताया कि सूर्य जो है इसके त्रिकोण में राहु शामिल है, गुरु भी है, लेकिन गुरु की शक्ति कमज़ोर हो गई है अभी। राहु है, तो राहु के असर के कारण कई लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा यदि राहु उनके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और कई लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। और शनि 10वें स्थान में, तो शनि और राहु जिन कुंडलियों में अच्छे होंगे तो ये सूर्य का गोचर उनके लिए बहुत उत्तम होगा। जहाँ इस तरह की दिक्कत हो रही है तो गोचर जहाँ हमने कहा नेगेटिव दिख रहा है, उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, ये था सूर्य के उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के गोचर के कुछ बातें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया मित्रों।